हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर फिर से अपन बढ़िया सी एक क्लास लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक से बढ़ के एक पढ़ेंगे। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो कंसेप्ट हैं उनको एक दूसरे से कोरिलेट करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। किसी भी स्टेट का, सेंटर का, कॉन्ट्रैक्चुअल, परमानेंट, किसी भी तरह का नर्सिंग और पैरामेडिकल के और मेडिकल के जो एग्जाम रहे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपने सुने होंगे और आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अपन क्लास को शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। ओके, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ ऑफ एज। पूछा ये गया है कि 1 साल के बच्चे की नॉर्मल हाइट कितनी होती है। यानी एक 12 महीने का अगर बच्चा है तो नॉर्मल हाइट उसकी एवरेज की बात करें, एक्सपेक्टेड कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 75 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। तो राइट वन आंसर की यहाँ पे अगर बात करेंगे तो वो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, कैसे? अपन पढ़ते हैं कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की जो हाइट रहती है उसकी 50% हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है 1 साल के ऊपर। तो अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ हाइट की बात करते हैं तो मैं एक्सपेक्टेड की बात करता हूं तो 50 सेंटीमीटर जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की हाइट रहती है नॉर्मली। ओके, ये वेरी करती है, ज़रूरी नहीं है 50 हो, 45 से 55 के आसपास हो सकती है। तो 50 मैंने रैंडमली लिया, इसका 50% कितना हुआ? 50 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर। ओके, और 50 सेंटीमीटर एट द टाइम बर्थ था और 50% बढ़ा है 12 महीने के अंदर। हाइट जो जन्म के टाइम में हाइट है उसका 50% बढ़ जाती है। मान के चलो जन्म के समय 40 हाइट थी तो 50% 40 का कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। तो 1 साल पे कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। वैसे ही नॉर्मल जो हाइट रहती है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 50 सेंटीमीटर रहती है, इसका 50% कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। और इतना तो जन्म के समय था ही और इतना बढ़ गया है तो टोटल कितना हुआ? 50 प्लस 25 इज 75 सेंटीमीटर। तो 12 महीने की एज के ऊपर बच्चे की हाइट क्या होगी? ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल से राइट बना आंसर गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। आपको 6 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है अगर ये पता है तो डेफिनेटली आप ये बता दोगे कि उससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंसिव है। अडल्ट के अंदर अपन बात करते हैं तो कितना नॉर्मल रहता है, कितना हाइपरटेंसिव के अंदर रहता है, तो अपन 120/80 नॉर्मल बोल देते हैं और 140 से ऊपर चला जाता है तो उसको हाइपरटेंसिव के अंदर बोल देते हैं। क्योंकि अपने को नॉर्मल पता होता है इसलिए। अगर आपको 6 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है पता है तो आप ये डेफिनेटली बता सकते हो कि उससे ऊपर होगा तो हाइपरटेंसिव के अंदर जाएगा। मतलब बच्चे का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, एवरेज की बात कर रहे हैं। ओके, तो हाइपरटेंसिव कब बोलेंगे उसको? ओके, तो यहाँ पे अगर राइट वन आंसर की बात करते हैं तो बच्चे का जो ब्लड प्रेशर है वो अगर देखिएगा नॉर्मल की बात करते हैं बच्चे की तो 91 से लेके 108 ये तो है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक की बात करें तो 60 से लेके 78 ये डायस्टोलिक, ये नॉर्मल ब्लड रहता है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि 108 से ऊपर होते ही हाइपर में चला जाएगा तो सही रहेगा। ओके, तो 108 पे नॉर्मल है। 108 से 6 साल का बच्चा जब है और 108 से बीपी बढ़ता है तो वो हाइपर में काउंट होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए तो नहीं जाएगा, एक ऑप्शन बी भी नहीं जाएगा क्योंकि ऑप्शन और भी दे रखे हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी दे रखा है 112 से 160 mmHg जाएगा, बट और देखते हैं पहले। ऑप्शन डी है 110 से 58 डिग्री 58 mm ऑफ Hg। तो अपन सबसे
इनिशियली की बात करें ना, क्योंकि अडल्ट के अंदर अगर बात करते हैं तो 141 होगा तो हाइपरटेंशन काउंट होगा। तो अपन फर्स्ट रीडिंग देखते हैं इसकी, ये भी हाइपर में है उसका, ये भी हाइपर में है, ये भी हाइपर में है। अपने को हाइपर में पूछा है तो सबसे ज़्यादा हाइपर वाला तो बताएंगे नहीं, सबसे कम से कम हाइपर किस पे अगर होगा तो शुरू हो जाएगा, हाइपर बोलना शुरू कर देंगे तो ऑप्शन जाएगा डी। 110 से 58 mmHg अगर 6 साल के बच्चे का बीपी है तो हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर के अंदर उसको बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसकी बीपी की अगर नॉर्मल बात करते हैं तो 91 से 108 एवरेज सिस्टोलिक रहती है। सिस्टोलिक 108 से ऊपर होना शुरू होती है, मतलब हाइपरटेंसिव काउंट होना शुरू हो जाएगा 6 साल के बच्चे की एज के हिसाब से, क्योंकि ये एज कौन सी है, स्कूल एज, स्कूल एज का बच्चा है ना 6 साल पे। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पे राइट वन आंसर बनेगा ऑप्शन डी। वैसे बी सी डी तीनों राइट है, बट मैंने मिनिमम रेंज के हिसाब से बताया कि 110 अगर है तो हाइपरटेंसिव में उसको काउंट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट बैक्टीरिया आर नोन एज, जो न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं बैक्टीरिया, निर्भर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो हेट्रोट्रोफस, ऑप्शन बी है ऑटोट्रोफस, ऑप्शन सी है फोटोट्रोफस और ऑप्शन डी है कीमोट्रोफस। तो यहाँ पे अगर राइट वन आंसर की बात करें, आपने रेयरली सुना होगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन के ऊपर या न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट जो बैक्टीरिया रहता है उसको बोला जाता है हेट्रोट्रोपस। ऑप्शन ए बिल्कुल से राइट वन बनेगा। क्वेश्चन रेयरली पूछा गया है बट पूछा कभी भी जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। हेट्रोट्रोफस जो है वो बैक्टीरिया एक तरीके से न्यूट्रिशनली के ऊपर जो न्यूट्रिशन के ऊपर जो डिपेंडेंट बैक्टीरिया रहते हैं उनको हेट्रोट्रोफस बैक्टीरिया बोला जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेना सजेस्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी, मेलेना, हमने आपको मेलेना के संबंधित भी बताया था और इसकी दो टर्म्स बताई थी हमने आपको, अगर आपको याद हो तो। ओके, इमिटोचेजिया रहता है ना। तो मेलेना बताना है आपको, मेलेना किस बॉडी पार्ट में होता है। देखिएगा, हेड इंजरी में, इंजरी टू लोअर बोवल के अंदर, और ऑप्शन सी है मिसकरेज के अंदर, ऑप्शन डी है इंजरी टू द अपर बोवल। तो यहाँ पे एक दिन अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि मेलेना उसको बोला जाता है जिसके जो अपना जीआई सिस्टम है, उस जीआई सिस्टम के अपर पार्ट के अंदर अगर ब्लीडिंग हुई और वो स्टूल के साथ देखने को मिली तो वो फ्रेश ब्लड नहीं होके एक ब्लैकिश कलर का ब्लड आता है, स्टूल आता है जिसके अंदर ब्लड होता है जो कि प्योर नहीं होता, उसको मेलेना बोला जाता है। तो इंजरी कहाँ हुई, अपर बोवेल के अंदर, अपर बोवेल के अंदर इंजरी हुई और वो इंजरी हुई या वहाँ से ब्लड निकला, वो स्टूल के साथ मिला और लास्ट में जब स्टूल के साथ पास आउट होता है तो उसका कलर फ्रेश ब्लड की तरह नहीं रहता, वो ब्लैकिश हो जाता है। ओके, तो उसको बोला जाता है मेलेना। अगर लोअर बोवल के अंदर अगर ब्लीडिंग हुई तो वो फ्रेश ब्लीडिंग होती है, जैसे हिमेटोचेजिया बोला जाता है अपने। ओके, जैसे हेमरोइड्स के अंदर होती है ये। ओके, लोअर बोवल वाली हेमरोइड्स यानी पाइल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे राइट वन आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। देखो, डेप्थ जो है वो ब्रीथिंग की बढ़ जाती है नॉर्मल रेस्पिरेटरी के साथ में। इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल रहेगी जितनी है, मान के चलो 12 है तो वो 12 ही रहेगी, बट डेप्थ बढ़ जाएगी, उसकी गहराई बढ़ जाएगी, वो खिंच खिंच के लेने लग जाएगा सांस को, नीचे से एकदम उब के सांस लेता है खिंच के, उसको बोला जाता है डेप्थ बढ़ना। और रेस्पिरेटरी की जो रेट है रेस्पिरेशन की वो नॉर्मल रहती है, तो उसको क्या बोला जाता है, कुशमल रेस्पिरेशन, ब्रेडिपनिया, हाइपरपनिया, ऑर्थोपनिया। राइट वन आंसर की अगर बात करें तो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरपनिया। ओके, हाइपरपनिया का मतलब रहा डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है, एक तरीके से मैं आपको बताऊं, सांस लेके अगर आप वॉइस पे ध्यान दो, देखिएगा, यानी सांस का जो दर है वो नॉर्मल रहेगा, खींचेगा सांस को, इंक्रीज करेगा डेप्थ को, ओके, लंग्स से, तो हाइपरपनिया बोला जाता है, ऑप्शन सी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ हेल्थी न्यूबॉर्न, हेल्थी न्यूबॉर्न की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहती है? 20 पर मिनट, 60 पर मिनट, 22 पर मिनट, 35 पर मिनट। आपको सोच समझ के आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट वन आंसर की अगर मैं बात करूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 35 पर मिनट जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है हेल्थी न्यूबॉर्न की। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल से राइट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्सिंग रिकॉर्ड एंड थ्रू अदर एविडेंस अबाउट पेशेंट केयर इज कॉल्ड। आपको बताना है कि कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं नर्सिंग रिकॉर्ड लेके या फिर किसी एविडेंस के थ्रू, जो नर्स पेशेंट की केयर कर रहे हैं, वो अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन करना, नर्सिंग ऑडिट करना, एक्रीडिएशन करना या मेडिकल ऑडिट करना, तो उसको बोला जाता है नर्सिंग ऑडिट। ओके, नर्सिंग ऑडिट बोला जाता है जिसके अंदर अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी पेशेंट की, या तो नर्सिंग रिकॉर्ड देख के क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर आया है पेशेंट या भर्ती हुआ है, या फिर उसका एविडेंस देख के पेशेंट की केयर का, तो उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नर्सिंग ऑडिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन। आपको बताना है कि फॉल्स लेबर पेन का उदाहरण कौन सा नहीं है। सब उदाहरण फॉल्स लेबर पेन का है, बट एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो ट्रू लेबर पेन का उदाहरण है, ना कि फॉल्स का। फॉल्स का यहाँ पे दे रखा है आपको, नॉट ए फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन, यानी कौन सा उदाहरण है जो फॉल्स लेबर पेन का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल से जेन्युइन है, बताइएगा। चलिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर है, ये ट्रू लेबर पेन का साइन है, ना कि फॉल्स का। ये एनिमा से रिलीव हो जाता है पेन, तो मतलब फॉल्स लेबर है। और कॉन्ट्रैक्टिंग अनरिलेटेड है अगर यूट्रस का, तो भी फॉल्स लेबर पेन है। नो इफेक्ट ऑफ डायलेशन अगर सर्विक्स का नहीं होता है तो फॉल्स लेबर पेन है। फॉर्मेशन हो रहा है अगर बैग का, तो वो ट्रू लेबर पेन के अंदर आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैड हिप रिप्लेसमेंट। एक नर्स एक केयर कर रही है किसी पेशेंट की, उसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, हिप जॉइंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इज। अपन नर्स एक केयर कर रही है पेशेंट की जिसका हिप जॉइंट है वो रिप्लेस हुआ है, बदला गया है, तो अपन जो है कौन सी फाइंडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या ध्यान रखेंगे जब हिप रिप्लेसमेंट होने के बाद में अगर अपने पास पेशेंट है तो? टेम्परेचर 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.7 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है कंप्लेंट ऑफ पेन ड्यूरिंग रिपोजिशन। ऑप्शन सी है कंप्लेंट ऑफ पेन फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी। और ऑप्शन डी है स्कैंट ब्लडी डिस्चार्ज ऑन सर्जिकल साइट। अगर यहाँ पे मैं राइट वन आंसर की बात करूँ तो राइट वन आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया मतलब बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने नर्सिंग केयर के दौरान ध्यान देनी है उसके टेम्परेचर के ऊपर। कंप्लेन होगी पेन ड्यूरिंग रिपोजिशन, रिपोजिशन करते टाइम पेन होगा, डेफिनेटली राइट वन है। फिजिकल थेरेपी के टाइम में भी कंप्लेन करेगा पेन की, ये भी नॉर्मल है। स्कैंडी ब्लड डिस्चार्ज ड्यूरिंग सर्जिकल साइट, सर्जिकल साइट से स्कैंडी ब्लडी डिस्चार्ज होगा, इनिशियली होगा, तो ये नॉर्मल है। ओके, चीज़ें ये होगी ही होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को, इस चीज़ पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू ए पेशेंट विथ ए एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओपन फ्रैक्चर। आपको बताना है इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ओपन फ्रैक्चर से, यानी फ्रैक्चर अंदर का नहीं है, ओपनली है, स्किन इंटैक्ट नहीं है, अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फ्रैक्चर भी हुआ और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इनिशियली सबसे पहला अपना ट्रीटमेंट क्या रहेगा? मान के चलो आपके पास पेशेंट आया, फ्रैक्चर है और ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करोगे? इमोबिलाइज करोगे, यानी उसको जैसा है पोजीशन वैसे ही रखोगे, आईवी लाइन दोगे, या प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग, प्रेशर ड्रेसिंग करोगे उसके ऊपर, या स्टार्ट ऑक्सीजन करोगे? तो सबसे प्रायोरिटी वाला आंसर जाएगा अपना
ऑप्शन सी। जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है ना उसको प्रेशर दबाव के साथ में उसको बैंडेज कर दो, ड्रेसिंग कर दो, ताकि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो जाए और ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा ना हो पाए, ब्लीडिंग को रोका जा सके। ओके, तो यहाँ पे राइट वन आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। आपको बताना है कि मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन कौन सी नहीं है, यानी मेडिकली रूप से साइकेट्रिक का एक सिम्टम की बात कर लें या डिजीज की बात कर लें वो नहीं है। एजिटेटेड डिप्रेशन, एंजाइना, इंसुलिनोमा और हाइपरथायरॉयडिज्म। नॉट ए मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। देखिएगा, मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन जो है एजिटेटेड डिप्रेशन नहीं है। एजिटेटेड डिप्रेशन और सीधे डिप्रेशन के अंदर फर्क होता है, इसलिए नॉट मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन के अंदर ऑप्शन आएगा ए। एजिटेटेड डिप्रेशन है, मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन के अंदर नहीं आता, अदर जो है इसके अंदर आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताइएगा। Which of the following symptoms suggest that the child has severe dehydration? कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे के अंदर क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन है। देखिएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर अलग चीज़ देखने को मिलेगी, सीधा डिहाइड्रेशन माइल्ड मॉडरेट रहता है, उनके अंदर अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे दे रखा है सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर है, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? अगर बच्चे के सीवियर डिहाइड्रेशन है तो क्या देखने को मिलेगा? रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी या इरिटेबल, लेथार्जिक और अनकॉन्शियस, नोजिया एंड वोमिटिंग। राइट वन अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन सी। लेथार्जिक और अनकॉन्शियस देखने को मिलेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो सीवियर के अंदर है, तो बच्चा लेथार्जिक और अनकॉन्शियस देखने को मिलेगा। ओके, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको मिल ही जाएगा, और ऐसी ही क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हो, स्टेटस लगाते हो, ग्रुप्स हैं, उनके अंदर शेयर जरूर कर देना। कर भला हो भला, बेफिक्र आप, हम किसी बिना भेदभाव के आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट जितना भी क्वेश्चन हो सके। तो आप भी बिना भेदभाव के, किसी को भी कुछ भी ध्यान ना रख के क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। ओके, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।